स्वागत है आपका आपके अपने परिवार यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में एक कदम सफलता की ओर। कैसे हैं आप सभी लोग? पढ़ाई अच्छे से हो रही है? तो बात करें, हम अपना 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं यानी स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसका नाम है पदार्थ की अवस्थाएं, जिसमें हमने बहुत सी चीजें पढ़ ली हैं और हम पहुंचे हैं गैसों के नियम पे। ठीक है, जिसमें हमने 3 नियम पढ़ लिए हैं अपने। बात करें तो हमने पढ़ा बॉयल का लॉ, ठीक है, फिर हमने पढ़ा चार्ल्स का लॉ, उसके बाद हमने पढ़ा है गैल-स्टॉक्स लॉ, और आज हम पढ़ने वाले हैं एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, कि एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है। इसमें हमने जो पिछले तीनों नियम देखे, उम्मीद है ये आपको तीनों नियम समझ में आए होंगे। ना समझ में आए हो या हमारे चैनल पे आप नए हो तो पीछे प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे चैनल की आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे कि आपको वो नियम अच्छे से समझ में आएंगे। क्योंकि उन नियमों का यूज अभी आगे जब हम आइडियल गैस पढ़ेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन यानी आदर्श गैस समीकरण, तब उसका यूज है, क्योंकि बिना उसके यूज के आदर्श गैस समीकरण नहीं निकलेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम अपने इस पॉइंट की, एवोगाड्रो लॉ। तो एवोगाड्रो लॉ यानी ये संबंध बताते हैं वॉल्यूम और अमाउंट का, यानी आयतन और मात्रा में जो संबंध होता है। अभी तक हमने कौन कौन सा संबंध देखा? हमने संबंध देखा, देखिए 4 क्वांटिटीज हम जानते हैं। एक तो प्रेशर यानी दाब, दूसरा वॉल्यूम, और तीसरा हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मात्रा, और इसमें एक पहले टेम्परेचर देखिए, ये देखिए टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी ये 4 हैं। ठीक है, इन्हीं चारों में हमको बारी बारी संबंध देखना है। पहले हमने देखा था प्रेशर और वॉल्यूम में संबंध जब बॉयल का लॉ था, यानी दाब और आयतन में। दूसरा हमने देखा जब हमने चार्ल्स का नियम पढ़ा, तब प्रेशर को कांस्टेंट करके ताप और वॉल्यूम इनका संबंध देखा था। ठीक है, लेकिन अब बारी है संबंध है किसका? आयतन और मात्रा का, अर्थात वॉल्यूम और मात्रा, यानी जिसको हम नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका संबंध निकालना है हमको। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसका संबंध निकालेंगे। और इसके लिए नियम दिया इन्होंने, यानी एवोगाड्रो ने। तो एवोगाड्रो कहते क्या है? तो पहले बता दें कि एवोगाड्रो खुद का नियम में नहीं था। इन्होंने 2 साइंटिस्ट, जिसमें पहले हैं जॉन डाल्टन। ठीक है, कौन? डाल्टन, इन्होंने एक नियम दिया था परमाणु सिद्धांत का, यानी एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, वहां से निकाला इन्होंने क्या? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से। और साथ ही इन्होंने गैल-स्टॉक्स का जो कॉम्बिनेशन का लॉ था, क्या? गैल-स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन का लॉ था, यानी आयतनों के कॉम्बिनेशन का, गैल-स्टॉक्स कॉम्बिनेशन, गैल-स्टॉक्स लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम, गैल-स्टॉक्स लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम्स। मतलब पहला नियम था डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी और दूसरा था गैल-स्टॉक्स लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम्स। मतलब गैल-स्टॉक्स ने एक नियम दिया था कि गैसों के आयतनों को जब जोड़ते हैं, ठीक है, तो उसका जो निष्कर्ष निकला, यानी उसका जो कंक्लूजन निकला, और साथ ही डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स का जो परमाणु सिद्धांत था, उन दोनों को मिला करके, यानी उन दोनों को संयुक्त रूप से मिला करके ही, उनके निष्कर्ष के आधार पे ही डाल्टन ने अपना नियम दिया था। और वो भी दिया था कब? 1811 ईस्वी में। ठीक है, तो इन्होंने 1811 ईस्वी में ये नियम दिया था कि, ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया कि वॉल्यूम और मात्रा, यानी वॉल्यूम और अमाउंट का संबंध क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इन्होंने बताया क्या था। इन्हीं दोनों के नियम को निष्कर्ष, यानी इन्होंने दोनों लोगों ने जो नियम दिया था, यानी ये 2 साइंटिस्ट जिन्होंने नियम दिया था, उन्हीं का निष्कर्ष निकाल के ही एवोगाड्रो ने अपने तरीके से उसको बताया। ठीक है, तो देखते हैं एवोगाड्रो ने बताया क्या था। देखिए, एवोगाड्रो ने कहा कि जब ऐसी कंडीशन लगाई जाए कि प्रेशर और साथ में ताप, यानी कि टेम्परेचर, ये कोई भी गैस आप लीजिए, कोई भी प्रकार, यानी कितनी भी गैसें आप ले सकते हैं, उसमें जब आप ये कंडीशन लगाएंगे कि उसका ताप और उसका प्रेशर यानी कि दाब, ये दोनों समान हो। ठीक है, समान कंडीशन में, चाहे आप एक साथ कई गैसें ले लीजिए, 2 गैसें ले, 4 गैसें लीजिए, 5 गैसें ले लीजिए, चाहे जितनी आप हर गैस ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हर गैस के लिए आपको उसका प्रेशर यानी दाब
और साथ ही उसका आयतन, प्रेशर यानी दाब और उसका टेम्परेचर अर्थात ताप, इन दोनों को आपको हर समय निश्चित करना होगा। मतलब दोनों के लिए, जैसे किसका टेम्परेचर जिसको हम टी से दिखाते हैं और साथ में प्रेशर, तो आप जितनी भी गैसें लें सभी का टेम्परेचर सेम होना चाहिए और सभी का प्रेशर भी यानी सभी का दाब भी सेम होना चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने बताया था कि अगर ऐसी कंडीशन बनाई जाए कि टेम्परेचर और प्रेशर यानी ताप और उसका दाब जितनी भी गैसें हों सभी का सेम हो, तब देखिए इन्होंने कहा कि जो उन गैसों में उपस्थित मोलों की संख्या होगी यानी नंबर ऑफ मोल या कहें तो जो मॉलिक्यूल की संख्या होगी, ठीक है, वो वॉल्यूम के समानुपाती होगी। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम होगा उन सब गैसों का वो डिपेंड करेगा किस पे, मॉलिक्यूल्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उस गैस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या इन्होंने बताया नियम। देखिए इनका नियम यानी एवोगाड्रो का नियम कहता है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, मतलब सभी गैसों का समान आयतन। ठीक है, ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब समान शर्त हो यानी समान कंडीशन हो किसके लिए, ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब तापमान और दाब का समान कंडीशन हो, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कि गैसों का, सभी गैसों का समान आयतन, समान ताप और दाब पे, क्या सभी गैसों का समान आयतन, समान ताप और दाब पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी जो उनमें अणुओं की संख्या होती है वो सेम होती है। वही बता रहे ना, प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वही की सभी गैसें आप ले सकते हैं, तो सभी गैसों का समान आयतन, समान प्रेशर और समान ताप पर जो उनमें मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं की संख्या होती है वो समान होती है। ठीक है, यही बताया था किसने, एवोगाड्रो ने, और यही था एवोगाड्रो का लॉ। ठीक, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जब यानी जितनी देर तक आप टेम्परेचर और प्रेशर सभी गैसों के लिए समान कर ले जाएंगे, उस टाइम तक जो उन गैसों का वॉल्यूम होगा यानी उन गैसों का जो वॉल्यूम होगा वो सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होगा, यानी सीधे सीधे डिपेंड करेगा किस पे, नंबर ऑफ मोल्स पे। भाई नंबर ऑफ मोल्स में हम क्या निकालते हैं, वो मॉलिक्यूल्स की संख्या ही तो होती है ना, मॉलिक्यूल्स की संख्या को ही नंबर ऑफ मोल्स में निकालते हैं। तो सीधे सीधे वो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे या अमाउंट जितना मात्रा होगी उस गैस की, वो डिपेंड करेगी कि वॉल्यूम उसका कितना होगा। तो वही कि जब समान आयतन और या समान आयतन भी होना चाहिए, ठीक है, या कहें तो उसका आयतन समान होगा ही, जब प्रेशर और टेम्परेचर समान होगा तो जो गैसों का आयतन होगा वो सीधे सीधे डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं की संख्या कितनी है उस गैस में। ठीक है, तो देखिए इसका जो मैथमेटिकल रूप दिया गया यानी जो गणितीय रूप दिया गया वो इन्होंने दिया था इस तरीके से। देखिए इन्होंने कहा कि जो वॉल्यूम होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, मात्रा, और मात्रा मतलब एन, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे एन क्या दिखाता है, यहाँ पे एन बताता है नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कि जो गैस लिया गया है वो उसमें मोलों की संख्या कितनी है। ठीक है, हाँ नंबर ऑफ मोल्स, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना ना आता हो तो आप प्लेलिस्ट से जाकर के हमारे पहले चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालना बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, बात करें ये इस तरीके से, यानी ये फार्मूला होगा किसके लिए, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल, यानी एवोगाड्रो के नियम के लिए ये फार्मूला होगा, इसको आप समीकरण 1 कह सकते हैं। ठीक है, समीकरण मानते हुए चलते हैं ताकि आगे इसके और सॉल्यूशन में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये होता है इनका। अब यहां से आगे बढ़ते हैं तो इस पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, देखेंगे क्या। K4n यानी इसको K4 नाम दे दिया गया। ठीक है, आप इसको समीकरण मानिए ताकि, ठीक, तो देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और ये है नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोलों की संख्या, मोल। ठीक है, यानी एक मोल जो नंबर ऑफ मोल्स है, तो पता हो आपको कि एक मोल में कितने अणु होते हैं। तो देखिए
कितने होते हैं, देखिए तो बताया आपको कि एक मोल में जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं यहाँ पे n है, तो एक मोल में अणुओं की संख्या जो होती है तो कितनी होती है, 1 मोल 6.022 मतलब 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23 ये होती है अणुओं की संख्या। किसमें, एक मोल में। जब कभी भी एक मोल मात्रा दी जाएगी, मोल किसका मात्रक, मोल एक फंडामेंटल मात्रक है जो कि फंडामेंटल राशि होगी, कौन सी, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। तो एक मोल में इतने अणु होते हैं, यानी 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23 मतलब 6.022 गुणे 10 की घात 23 अणु। आप अणु, परमाणु या कण कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसी को नाम दे दिया गया कि ये एवोगाड्रो कांस्टेंट होगा। तो क्या होगा, इसका नाम दे दिया गया एवोगाड्रो कांस्टेंट। एवोगाड्रो कांस्टेंट यही जो क्वांटिटी है 6.022 गुणे 10 की घात 23, इसी को कह दिया गया कि ये एवोगाड्रो कांस्टेंट या एवोगाड्रो नियतांक होगा। क्या होगा, एवोगाड्रो नियतांक। एवोगाड्रो नियतांक, ठीक है। तो सवालों में लगाने के लिए आता है एवोगाड्रो कांस्टेंट, तो यही होता है एवोगाड्रो कांस्टेंट, ठीक है, यानी एवोगाड्रो नियतांक। तो बात करें अब जो एक मोल है, भाई एक मोल में अणुओं की संख्या इतनी होगी तो इसका आयतन भी तो पता होना चाहिए कि कितना आयतन होगा किसी गैस के लिए। अगर किसी गैस की एक मोल मात्रा ली जाती है तो उसका आयतन कितना होगा, क्यों, क्योंकि ये तो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है, उसका वॉल्यूम यानी आयतन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो यहीं से हमको पता होना चाहिए कि कितना होता है, ठीक है, वॉल्यूम इसका कितना होता है। तो बात करें तो एसटीपी पे, यानी जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है उस पे बात करें तो इसको पहले थोड़ा साफ करते हैं। देखिए तो हाँ, कितना वॉल्यूम होगा, तो बात करें जब एसटीपी पे हम निकालते हैं, एसटीपी जिसको बोला जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी मानक ताप तथा दाब, जिसपे हमारा जो टेम्परेचर होता है एसटीपी पे वो होता है 273.15 केल्विन, या फिर इसी को लिख सकते हैं हम क्या, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या 0 डिग्री सेल्सियस, ये हम लिख सकते हैं एसटीपी, इसी को एसटीपी बोलते हैं। और जो प्रेशर होता है वो होता है हमारा 1 बार, या जिसको हम लिखते हैं और 10 की घात 5 पास्कल, पास्कल, ठीक है, ये होता है किसके लिए, एसटीपी, एसटीपी इसी को बोलते हैं। और इस समय कोई भी गैस आप लीजिए जिसमें 1 मोल हो, यानी उस गैस की मात्रा जो हो 1 मोल हो, तब उसका जो आयतन होता है वो होता है, आयतन V के दर्शाते हैं, तो आयतन होता है 22.7 लीटर, 22.7 लीटर, ठीक है, ये जनरली माना जाता है, ठीक है, 22.7 लीटर। किस पे ये मात्रा है, वॉल्यूम कब है, जब नंबर ऑफ मोल्स 1 है, मतलब 1 मोल है। तो 1 मोल में अणुओं की संख्या 6.022 गुणे 10 की घात 23 इतने अणु होते हैं, तो उस समय उसका आयतन होता है 22.7 लीटर, ठीक है, इसका एसटीपी पे। तो बात करें कि ये जो है मात्रा, ये एसटीपी पे किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए, ठीक है, किसके लिए, आइडियल गैस, यानी कि जिसको हम बोलते हैं आदर्श गैस, आदर्श गैस, ये आदर्श गैस के लिए कंडीशन है, यानी आदर्श गैस का एसटीपी पे टेम्परेचर इतना होता है और प्रेशर इतना, एसटीपी का यही होता है, टेम्परेचर इतना और प्रेशर इतना, ठीक है, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 की घात 5 पास्कल, जो कि ये है क्या, फ्रीजिंग पॉइंट, ये 0 डिग्री लगभग जल के फ्रीजिंग पॉइंट के पास है ना, यानी जल के जो हिमनांक होता है उसके पास में है। और ये जो दाब है ये सी लेवल यानी समुद्र तल पे दाब है, ठीक है। और बात करें जो वॉल्यूम होता है
वो आइडियल गैस अर्थात आदर्श गैस के 1 मोल का वॉल्यूम इतना होता है, और 1 मोल का वॉल्यूम है इसलिए उसको बोलते हैं क्या, मोलर वॉल्यूम। हमने पढ़ाया है मोलर वॉल्यूम क्या होता है। जब किसी भी गैस के लिए हम 1 मोल का वॉल्यूम निकालते हैं, किसी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम निकालते हैं, तब उसको हम बोलते हैं कि वो मोलर वॉल्यूम है। या कहीं भी हम किसी गैस का वॉल्यूम लिखें और उसके मोलों की संख्या के आधार पर लिखें, तब उसको हम बोलते हैं कि वो मोलर वॉल्यूम या मोलर आयतन होता है। ठीक है, तो ये होता है 22.7 लीटर। यहाँ पे 22.7 बात और भी कुछ चीजें पॉइंट में है, लेकिन कोई जरूरत नहीं, आप इतना ही ध्यान रखिए कि 22.7 लीटर होगा। लेकिन बात करें अगर रियल गैसों की, तो रियल गैसें यानी वास्तविक गैसें जो होती हैं वो आदर्श गैस से भिन्न होती हैं, तभी तो उनका नाम अलग पड़ा वास्तविक गैस। और ये है रियल गैस, वास्तविक गैस और साथ में आदर्श गैस। तो आदर्श गैस मैंने बताया कि 22.7 लीटर आयतन रखता है। कब, एसटीपी पे, जब टेम्परेचर 273.15 केल्विन और प्रेशर जो होगा वो 1 बार या फिर 10⁵ पास्कल होता है। तो अब हम देख लेते हैं कुछ गैसों का जो दिया गया है। ठीक है, कुछ गैसों के लिए दिया गया है कि मोलर वॉल्यूम उनका एसटीपी पे उनका मोलर वॉल्यूम यानी मोलर आयतन कितना होगा। तो देखते हैं हम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक छोटी सी टेबल है, छोटा सा टेबल दिया गया है जिसपे ऊपर लिखा गया है मोलर वॉल्यूम इन लीटर्स पर मोल ऑफ सम गैसेस एट 273.15 केल्विन एंड 1 बार अर्थात एसटीपी जिसको बोलते हैं। ठीक है, अर्थात स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर जिसको बोलते हैं मानक ताप और दाब की कंडीशन। ठीक है, तो इस पे देखिए दिया गया है आर्गन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, डाई नाइट्रोजन मतलब N2 के लिए, डाई ऑक्सीजन यानी O2 के लिए, और डाई हाइड्रोजन अर्थात H2, और फिर दिया गया है आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो देखेंगे कि आर्गन के लिए जो मोलर वॉल्यूम इसका होता है वो होता है 22.37 लीटर पर मोल। ठीक है, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना होता है 22.54 लीटर पर मोल। फिर दिया गया है डाई नाइट्रोजन यानी N2, उसके लिए कितना होता है 22.69, और इसी तरीके से डाई ऑक्सीजन के लिए है अर्थात O2 के लिए 22.69, यानी डाई ऑक्सीजन और डाई नाइट्रोजन का मोलर वॉल्यूम बराबर है। और फिर डाई हाइड्रोजन का है 22.72 लीटर पर मोल। और फिर लास्ट में हमारी आइडियल गैस यानी आदर्श गैस जिसका है 22.71 लीटर। ठीक है, तो ये है मोलर वॉल्यूम कुछ गैसों के लिए जो दिया गया है टेबल में। अब हम उस फार्मूले को थोड़ा सा और उससे कुछ चीजें डेराइव करते हैं जो फार्मूला हमने एवोगाड्रो के नियम में पढ़ा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा फार्मूला हमने पढ़ा है। V प्रोपोर्शनल होता है N के, और जहां से हमें मिला है V बराबर K4 और N। ठीक है, ये हमको समीकरण मिला है अभी तक। अब देखिए, जब यहां से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो ये नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते कैसे हैं पता है। देखिए, हम नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है जो नंबर ऑफ मोल्स यानी M जो होता है उसका जो मास हमको दिया जाता है कि आप इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालिए वो, तो क्या M बटे में कैपिटल M, जहां पे M होता है क्या मास गिवन, यानी कि जितना मास हमको दिया जाएगा यानी जितना द्रव्यमान गैस का हमको दिया जाएगा उसका भार होता है और द्रव्यमान होता है। और फिर कैपिटल M क्या दर्शाता है, कैपिटल M दर्शाता है मोलर मास, मोलर मास ऑफ गैस, यानी कि जो कैपिटल M होता है वो किसी गैस का मोलर मास दिखाता है। ठीक है, ये है मोलर मास और ये दिया गया मास है, तो यहीं से हमारा निकलता है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। ठीक है, अब बारी है कि इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया जाए यानी इस वैल्यू पे रखा जाए। देखिए, जब उसको यहाँ पे रखते हैं तब देखिए क्या आता है V K4 हमने क्यों लिखा है क्योंकि ये चौथा नियम था। पहले नियम में K1 बॉयल के नियम में, K2 चार्ल्स के नियम में और गैल्साक्स के नियम में K3 लिखा, तो यहाँ पे K4। अब देखिए, इसके बाद जब N की वैल्यू रखते हैं तो M के बटे में M यानी स्मॉल m के बटे में कैपिटल M, जो कि ऊपर वाला है गिवन मास जो हमको दिया गया है और नीचे वाला है मोलर मास की मोलर मास कितना होता है। ठीक है, तो यहां से एक चीज और बन सकती है। देखिए क्या, इसको ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे M के बटे में K4 और यहाँ पे क्या बनेगा स्मॉल m के बटे में
V यानी गैस का आयतन और गैस का द्रव्यमान, यहां से कुछ आपको दिख रहा है, ये मोलर मास है। यहां से कुछ समझ में आ रहा है कि हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है m के बटे में v बराबर होता है d। d यानी कि डेंसिटी अर्थात घनत्व। तो जब d का मान यहां पे रखेंगे, देखिए जब इस d का मान यहां पे पुट करते हैं तब देखिए क्या होगा, तब हमको मिलेगा m बराबर K4 और D, ये मिलेगा ना, यानी m बराबर K4 और D मिला, यानी कि ये हमको एक नया संबंध या कहें तो नया रिलेशन मिल गया, जो कि क्या दर्शाता है। आप ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है m प्रोपोर्शनल D, ठीक है। तो ये हमें दर्शाता है कि जो घनत्व होगा किसी गैस का वो डिपेंड करेगा किस पे? मोलर मास पे, है ना, कि मोलर मास जिस गैस का जितना ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी कि नहीं, ठीक है। तो ये यही बताता है कि मोलर मास जितना ज्यादा गैस की डेंसिटी यानी गैस का घनत्व उतना ज्यादा, और मोलर मास जितना कम यानी मोलर द्रव्यमान जितना कम उसका घनत्व उतना ही कम होगा। ये किसी भी गैस के लिए है, ठीक है, ये किसी भी गैस के लिए होगा। या इसको कहना चाहें तो कह सकते हैं द डेंसिटी ऑफ एनी गैस प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब बारी है कि अब हम चलें जिसके लिए हमने चारों नियम पढ़े हैं, तो आगे बात आएगी कि आइडियल गैस। तो आइडियल गैस क्या होती है? देखिए इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा पूरा, ये इतना हो गया, यानी एवोगाड्रो का नियम यहां तक हो गया। अब हम देखते हैं आइडियल गैस क्या होता है। तो बात करें आइडियल गैस यानी कि आदर्श गैस क्या होती है, तो देखिए आदर्श गैस, वैसे हमारे आसपास जो गैसें पाई जाती हैं वो तो आदर्श होती नहीं, वो होती हैं वास्तविक गैसें, यानी कि जिसको हम बोलते हैं रियल गैस। और जो आदर्श गैस है, पहले ही बताते हैं कि आदर्श गैस कोई वास्तव में तो कोई नहीं होती है, बस ये एक हाइपोथेसिस कहें तो एक सोच है कि हाँ अगर कोई गैस ऐसे नियमों का पालन करेगी तो वो आदर्श गैस कहलाएगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या डेफिनेशन है। तो आदर्श गैस ए गैस दैट फॉलोज बॉयल्स लॉ, वही तीनों नियम जो हमने पढ़े, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोज लॉ, स्ट्रिक्टली मतलब जो पूर्णता यानी पूर्ण रूप से पालन करती है जो गैस किसके किसके नियम का? बॉयल्स लॉ के, चार्ल्स लॉ के, एवोगाड्रो लॉ के, उसी गैस को हम कहते हैं कि वो आइडियल गैस है, यानी कि वो गैस एक आदर्श गैस है या एक आदर्श गैस के रूप में व्यवहार कर रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब कोई भी ऐसी गैस जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ यानी इन तीनों नियमों का पालन करेगी, उस गैस को हम बोलेंगे कि वो आदर्श गैस है यानी कि आइडियल गैस है। तो ये तीनों नियम क्या थे? बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स ने क्या कहा था? बॉयल ने कहा था कि टेम्परेचर करिए कांस्टेंट, किस तरीके से? बीटीसी, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने से क्या हुआ था? देखिए हमने कहा था याद करने का तरीका ये होता है पीवी बराबर एनआरटी, आप याद किए रहिए। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट बताया था इन्होंने, तो टेम्परेचर कांस्टेंट की स्थिति में बॉयल के नियम में वॉल्यूम प्रोपोर्शनल था किसके? 1/P यानी कि प्रेशर के, ठीक है। इसी तरीके से चार्ल्स के नियम में क्या था? चार्ल्स ने CPC बताया था यानी प्रेशर को कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट करिए तब वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा? तब वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, ये हुआ था ना। और इसी तरीके से एवोगाड्रो ने क्या बताया कि आप प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट करिए, प्रेशर और टेम्परेचर, तब क्या होगा? तब वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होगा किसके? नंबर ऑफ मोल्स यानी कि N के प्रोपोर्शनल होगा ना। तो यानी यही तीनों नियम जो गैस पालन करेगी उसी गैस को हम बोलेंगे कि वो गैस आदर्श गैस है या फिर वो गैस आइडियल गैस है। तो बात करें कि जो रियलिटी में कोई वास्तविक गैस आदर्श नहीं होती, यानी कोई भी आदर्श गैस होती नहीं है, लेकिन बस ये मान लिया जाता है, हाइपोथेसिस कहे तो एक सोच है कि जब कोई भी गैस इसको फॉलो करेगी इन तीनों नियमों का पूर्ण रूप से, ठीक है, तब उनको कहा जाएगा कि वो एक आदर्श गैस है, ठीक है। और बात में जो वास्तविक गैसें भी हैं वो भी इन नियम का पालन कुछ स्पेशल कंडीशंस पे करती हैं। कब? जब
उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन निग्लिजिबल हो जाता है, तो उनके बीच के जो उनके पार्टिकल्स होते हैं उनका इंटरेक्शन आपस में वो जीरो हो जाता है। और आदर्श गैस जो इन तीनों नियमों का पालन करती है उसमें जो उसके अणुओं के बीच जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन यानी आणविक अन्योन्य क्रियाएं होती हैं उसका मान 0 होता है। ठीक है, यानी कोई भी क्रिया नहीं होती है, तभी उसको कहा जाता है कि वो आइडियल गैस है, यानी कि वो आदर्श गैस है। ठीक है, तो अब बारी है कि हम आदर्श गैस समीकरण को देखें, क्योंकि ये तीनों समीकरण हमने देखे हैं। तो अब इन्हीं तीनों समीकरणों को मिला करके आदर्श गैस के लिए समीकरण बनेगा। तो देखते हैं कि आदर्श गैस के लिए कौन सा समीकरण बनने वाला है, जहां से हमको कई और समीकरण मिलने वाले हैं जो हमारे सवालों में काम आएंगे। अब हम देखने वाले हैं आइडियल गैस इक्वेशन, यानी आदर्श गैस समीकरण क्या होता है। हमने बताया कि आदर्श गैस समीकरण वही होता है, यानी आदर्श गैस वह होती है, गैस होती है जो बॉयल के लॉ का, चार्ल्स के लॉ का और साथ में एवोगाड्रो के लॉ का, जो कि आयतन और मात्रा में संबंध है, यानी इन तीनों नियमों को पूर्ण रूप से पालन करती है, उसी गैस को हम बोलते हैं कि वो है आइडियल गैस। ठीक है, तो जिन तीनों नियमों का नाम लिया गया उन्हीं तीनों नियमों के यूज से यानी उन्हीं के एप्लीकेशन से ही हम आदर्श गैस के लिए समीकरण निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या समीकरण आने वाला है आदर्श गैस के लिए। देखिए, ये तीनों नियम है, ये है हमारा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एन, क्योंकि पदार्थ की मात्रा समान है तो तापमान समान होने पे बॉयल का नियम क्या कहता है कि जो आयतन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, गैस के प्रेशर के, यानी गैस के दाब के। उसी तरीके से ये चार्ल्स लॉ, और ये दूसरा क्या, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एन, मतलब पदार्थ की मात्रा निश्चित हो और साथ में गैस का दाब भी निश्चित हो, तब जो आयतन होता है वो सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होता है किसके, गैस के ताप के। ठीक है, यानी टेम्परेचर के। इसी तरीके से एवोगाड्रो क्या कहते हैं, जो कि भी हमने जस्ट पढ़ा है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब तापमान और दाब दोनों की समान कंडीशन में गैस का आयतन उसकी मात्रा पे निर्भर करता है, यानी मोलों की संख्या पे डिपेंड करेगा। तो आदर्श गैस के समीकरण को इन्हीं तीनों नियमों के यूज से, यानी इन तीनों नियमों को जब हम एक समीकरण में रखते हैं तब देखिए क्या मिलता है। इन तीनों को एक समीकरण में रखें तो क्या मिलेगा हमको, V प्रोपोर्शनल किसके, एन टी और बटे में P, ये ऐसा कुछ स्वरूप मिलेगा ना जब हम इन तीनों को एक मिलाएंगे। ठीक है, तो यानी आदर्श गैस का समीकरण इस रूप से आने वाला है। अब देखिए, जब इसको प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तब क्या मिलता है, देखिए जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तब हमको मिलता है R N T और बटे में P, यानी ये एक समीकरण हमको मिलता है। और अगर इसको थोड़ा सा शुद्ध रूप में लिखें, ठीक है, कैसे, इस तरीके से देखिए, PV बराबर NRT, इस रूप से, तब इसी को हम बोलते हैं कि ये है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या है, इसी को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। यानी आदर्श गैस समीकरण, अर्थात जब इस फॉर्म में हम गैस के इस समीकरण को लिखेंगे तो इसी को हम कहेंगे ये आदर्श गैस इक्वेशन है, यानी आदर्श गैस समीकरण है। और एक बात की, ये जो इक्वेशन है ये पदार्थ की अवस्था को बताता है ना, यानी पदार्थ की स्टेट को बताता है कि ये पदार्थ की अवस्था है कैसी। तो इसी को और एक नाम दिया जाता है क्या, इक्वेशन ऑफ स्टेट। मतलब अवस्था समीकरण। क्या, अवस्था समीकरण। ठीक है, इसी इक्वेशन को ही अवस्था समीकरण का नाम दे दिया जाता है। और बारी है कि ये R क्या है, जो एक नई क्वांटिटी जुड़ी है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसको क्या बोलते हैं। तो R जो होता है ये तो पहले तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, मतलब अनुपातिक नियतांक। ठीक है, और इसी को ही बोला जाता है क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मतलब सार्वत्रिक गैस नियतांक। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक।
सार्वत्रिक गैस नियतांक। ठीक है, किसको? आर को, जो है इस आइडियल गैस समीकरण में जो आर निकल के आया है इसी को बोलते हैं हम सार्वत्रिक गैस नियतांक। और यहाँ पे क्या बात हमको मिली कि इसको आइडियल गैस इक्वेशन और इसको हम बोलते हैं अवस्था समीकरण, या फिर कहें तो इक्वेशन ऑफ स्टेट भी इसको बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ना। ठीक है, तो इसको साफ करते हैं, तब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, देख लीजिए आप। ठीक है, देखिए, जब इतनी चीजें हम जान गए हैं तब देखिए अब उस आर के मान को हम निकालते कैसे हैं। भाई वो आर का मान जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है नियतांक, उसका मान आना चाहिए ना, क्योंकि कोई भी नियतांक हो तो उसका अपना कुछ ना कुछ मान या कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी होती है। ठीक है, तो जब हम आइडियल गैस के समीकरण पे यहाँ पे आए, देखिए इस यहीं से देखिए, जब हम इस फॉर्म में करेंगे V प्रोपोर्शनल एन, आर को हमको निकालना है ना, तो आर को देखिए, आर जब यहाँ पे करेंगे आर, यहाँ पे आर रुका और चीजें सब गई नीचे, तो कौन कौन सी चीज नीचे आई? पीवी के बटे में एन और टी, ये हुआ ना। देखिए यहाँ पे हमने आर को रोका, एन को इसके नीचे किया और टी यानी टेम्परेचर को इसके नीचे किया। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 चीजें दी गई हैं। अगर इनसे हमको 4 चीज कोई पता हो तो 5वीं चीज हम निकाल सकते हैं ना। यानी 4 वेरिएबल्स दिए गए हैं, यानी ये जो संबंध है ये 5 वेरिएबल्स का है, 5 वेरिएबल्स का। इसमें से अगर कोई भी 4 वेरिएबल्स हमको दे दिए जाए तो हम 5वां वेरिएबल निकाल सकते हैं ना। ठीक है, तो इसी वजह से इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इस तरीके से हम इस नियतांक की वैल्यू निकालेंगे कि आर का मान आएगा कितना। तो बात करें एसटीपी पे, अभी हमने बात की थी कि एसटीपी पे जो आदर्श गैस होता है वो कितना आयतन घेरता है? वो घेरता है 22.7 लीटर। ठीक है, मोल इनवर्स मतलब इतना आयतन घेरता है। कौन? आइडियल गैस। आइडियल गैस का आयतन है, और ये समीकरण किसका है? आइडियल गैस का। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी जो आयतन लिखा जाएगा वो आइडियल गैस का लिखा जाएगा। और कब है ये है एसटीपी पे। कब है? एसटीपी। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, एसटीपी कितना लिया जाता है? तो एसटीपी पे जो टेम्परेचर लिया जाता है वो कितना? 273.15 केल्विन। अभी अभी हमने बताया है 273.15 केल्विन। और जो प्रेशर लिया जाता है वो कितना? प्रेशर लिया जाता है 1 बार। ये प्रेशर लिया जाता है क्या? 1 बार। तो 1 बार का जो मान होता है वो होता है 10⁵5 पास्कल। ठीक है, यानी 10⁵5 पास्कल 1 बार का मान, यानी 1 प्रेशर का जो होती है, प्रेशर की यूनिट 1 बार का मान होता है 10⁵5 पास्कल। और ये जो आर डिपेंड कर रहा है किस किस पे? प्रेशर यानी दाब पे, दाब की मात्रक पे, वॉल्यूम यानी कि आयतन, आयतन की मात्रक पे, एन यानी मोल, मोल का तो मोल ही मात्रक होता है, टेम्परेचर यानी ताप के मात्रक पे भी निर्भर कर रहा है ना। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिखते हैं, यानी कि मानक दाब, मानक ताप। तो अब बारी की हम निकालें कि आर का मान कितना आएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। आर पी, तो पी है 1 बार, तो 1 बार की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 10⁵5 पास्कल। ठीक है, इतना पास्कल। फिर क्या लिखना है हमको? फिर लिखना है वॉल्यूम, यानी कि आयतन कितना होने वाला है? 22.7 लीटर पर मोल। ठीक है, देखिए क्या आयतन होगा हमारा, इसको इस तरीके से गुणे में 22.7 लीटर। ठीक है, 22.7 लीटर हमने लिखा, लेकिन इस मात्रक को भी हम मीटर में लगाएंगे। अभी देखिए कैसे, यहाँ पे इसको साफ करते हैं। देखिए इसको हम ऊपर लिख देते हैं। क्या हमने लिखा था कि 1 बार है ना, 1 बार बराबर ये था पी, प्रेशर बराबर 1 बार था, और इसके साथ में था 10⁵5 पास्कल। ठीक है, देखिए लीटर, इस लीटर को अगर हम मीटर क्यूब में बदलें तो क्या बदलेंगे? इसमें गुणा करेंगे किससे? 10⁻³ और मीटर क्यूब, ये होगा ना इसका मात्रक 10⁻³ मीटर क्यूब। क्योंकि जब हम लीटर को मीटर में बदलते हैं तो 1 लीटर में होता है 1/1000 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसीलिए जब लीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻³ मीटर क्यूब हुआ ना, और ये भी हुआ हमारा। फिर बटे में इसकी क्या है? नीचे हमारा एन, मोल। तो मोल का मात्रक क्या होता है? मोल ही होता है, तो 1 मोल है।
तो हम 1 मोल क्यों, क्योंकि हम आदर्श गैस के लिए 1 मोल को लेकर निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है कि 1 मोल जो आदर्श गैस होती है वो 22.7 लीटर आयतन घेरती है ना, ये आदर्श गैस के लिए, इसीलिए 1 मोल लेके हम चल रहे हैं। 1 मोल और इसके साथ में बचा क्या, इसके साथ में बचा टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, 273.15 केल्विन, ठीक है, ये है इसका टेम्परेचर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए कितना आएगा, सॉल्व करने पे इसको आता है 8.314, ठीक है, यानी 8.314, और इसके साथ में आता है पास्कल को हम लिखते हैं पीए से, और क्या है मीटर क्यूब, और साथ में मोल है, तो मोल जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मोल इनवर्स। केल्विन है, केल्विन भी ऊपर, तो केल्विन भी इनवर्स होगा ना, यानी पास्कल, मीटर क्यूब, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, इतनी चीजें हुई। अब देखिए इसके बाद जब मात्रकों की हेरा फेरी हम करते हैं तब देखिए क्या आता है, 8.314। अब बारी है पास्कल को चेंज करिए, एक पास्कल में फिर से हम किस में चलेंगे, पास्कल से हम फिर से बार में चलते हैं, तो एक पास्कल में कितना बार हो जाएगा, 1/10⁵ तो 10⁵ मतलब 10⁵, देखिए गुणे में 10⁻⁻5 इतना होगा बार, ठीक है। और मीटर को जब हम फिर से लीटर में बदलेंगे तब कितना होगा, 10⁻³ लीटर, ये होगा ना। इतने के बाद अभी ये मात्रक हमारे बच गए हैं, कौन कौन से, मोल इनवर्स और केल्विन का इनवर्स, ये मात्रक हमारे बचे हैं। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, 8.314 क्रॉस, इनको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 10⁻⁻2 बार और लीटर, ठीक है, और साथ में मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, ये हमारा बना हुआ है। अब देखिए आगे हम देखते हैं, इससे आगे देखिए जब हम इससे आगे चलते हैं तो इतने के बाद अब हम फिर से इस मात्रक को जब बदलेंगे तो 1 जूल में होता है 10⁻⁻2 बार लीटर, ये होता है जूल के बराबर, ठीक है। तो इसका मात्रक अब हम जूल में करते हैं, देखिए क्या होगा, फिर से हम R बराबर कितना है 8.314 यानी 8.314 क्रॉस 10⁻⁻2 जो था वो हो गया खत्म, क्योंकि 10⁻⁻2 बार और लीटर बराबर होता है 1 जूल। तो यहाँ पे क्या हम लिख देंगे, जूल, और साथ में मात्रक कौन सा है, केल्विन और मोल, यानी कि केल्विन का इनवर्स और साथ में है मोल का भी इनवर्स, ठीक है। इसका मतलब ये होगा आर का मान 8.314 जूल, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मान। जबकि एसटीपी कितना है, टी पे 273.15 केल्विन और टेम्परेचर यानी प्रेशर है 1 बार बराबर 10⁵5 पास्कल, ठीक है। जब एसटीपी दूसरा लिया जाता है, यानी कितना, जब एसटीपी लिया जाता है, देखिए एसटीपी में टेम्परेचर लिया जाता है हमारा 273.15 ही, या 0 डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर 273.15 केल्विन, ठीक है। और जो हमारा प्रेशर होता है वो लिया जाता है हमारा 1 एटीएम, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तब जो आर की वैल्यू आती है वो देखिए कितनी आती है, तब की केस में जो आर का मान आता है वो आता है आर बराबर 8.205, कितना 8.205 और 78 क्रॉस 10⁻⁻ कितना 78 क्रॉस 10⁻⁻2 एटीएम केल्विन, क्योंकि एटीएम हो गया अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या होता है इसका मात्रक देखिए एटीएम और क्या गया है केल्विन और मोल इनवर्स, यानी इतना मान होता है किसके लिए, आर के लिए, जो कि हमारा है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। ये होता है ना आर बराबर 8.20578 गुणे 10⁻⁻2 एटीएम केल्विन मोल, केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स। ये एटीएम का मतलब इससे आप समझ सकते हैं यहाँ पे जूल की जगह पे 10⁻⁻2 जूल गया। अगर हम जूल इस पूरे मात्रा यानी यहां से पूरे से हमने जूल निकाला था, इस पूरे को लेकर के जूल आया था, लेकिन
जब 1 एटीएम में बदला गया तब ये तो इतना ही रह गया, थोड़ा सा कम हुआ 3 1 की जगह पे थोड़ा सा डिफरेंस, तो कहेंगे मतलब 12 लीटर है तो थोड़ी बहुत चेंजिंग आई होगी, ठीक है, जिसकी वजह से एटीएम और 10⁻² तो आ ही गया। ओके, तो ये होता है आर का मान यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मान। और हमने देखा आदर्श गैस समीकरण भी हमने देखा कौन सा होता है आदर्श गैस समीकरण। तो फिर से हम एक बार लौट के चलेंगे आदर्श गैस समीकरण के ही पास, वहां से हमको दूसरी चीज निकालनी, यानी दो अलग अलग गैसों यानी एक ही गैस के लिए कहे तो इसकी स्टेज अलग अलग हो, ठीक है, उसके लिए हमको निकालना है एक समीकरण। बात करें अब हम एक बार फिर से लौट के चलते हैं कहाँ पे, आइडियल गैस इक्वेशन पे ही, जो कि क्या था पीवी बराबर nRT, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे आर का मान तो पता होता है जितना होता है, अभी हमने निकाला 8.02 है ना, कितना निकाला 8.314 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आर ज्ञात होने के बाद 1 2 3 और 4 चार क्वांटिटीज बचती हैं। तो ये चारों क्वांटिटीज हम कह सकते हैं कि ये समीकरण में अगर इन चारों क्वांटिटीज में से कोई 3 हमको दी जाए तो चौथा हम निकाल सकते हैं ना, ठीक है, यानी 4 वेरिएबल्स हैं तो एक अगर हमको ना दिया हो और तीनों दी गई हो तो चौथे को हम आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ से हम चेंज करते हैं, देखिए क्या, यहाँ से हम चेंज करेंगे इसको। देखिए अगर मानते हैं कोई गैस हो, ठीक है, कोई गैस हो जिसका एक टाइम पे प्रेशर वॉल्यूम और देखिए जिसका एक टाइम पे प्रेशर P1 हो, उसी समय वॉल्यूम हो इसका V1 और उसी समय इसका टेम्परेचर हो T1, ठीक है, और मात्रा तो सेम होगी, गैस है तो उसकी मात्रा सेम होगी चाहे वो एक कंडीशन में या दूसरी कंडीशन में। और फिर अगली कंडीशन, ये पहली कंडीशन, लेकिन दूसरी कंडीशन में इसी का जो प्रेशर हो वो हो जाए P2, इसी का जो वॉल्यूम हो वो हो जाए V2 और इसी का जो टेम्परेचर हो वो हो जाए T2, ठीक है, लेकिन मात्रा गैस की तो सेम रहनी चाहिए, यानी गैस की मात्रा हो सेम, जो कि यहाँ पे n है। तो इसी समीकरण से हम इसके एक ही गैस के लिए दो अलग अलग अवस्थाओं में इसका समीकरण निकालते हैं। देखिए कैसे, यहां से हम लोग चेंजिंग करें तो क्या होगा, पीवी के बटे में टी बराबर n और r, ठीक है। एक कंडीशन में जब P1 V1 और T1 है तब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा P1 V1 और T1 बराबर nr। और दूसरी कंडीशन में जब दूसरी कंडीशन ली जाए यानी जब गैस एक्सपैंड हो या उसी गैस को कहीं दूसरी जगह पे ले जाया जाए, ठीक है, तब P2 V2, देखिए P2 V2 और T2 हुआ और इस इधर तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं, यानी ये दो समीकरण मिले, एक तो ये और दूसरा मिला ये, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण को जब हम कंबाइन करेंगे, लेकिन इन दोनों समीकरणों जब हम कंबाइन करेंगे तो इसीलिए इस नियम को बोलते हैं कंबाइंड गैस लॉ, मतलब संयुक्त गैस नियम, ठीक है। तो जब इन दोनों गैसों को हम कंबाइन करेंगे तब हमको क्या मिलने वाला है, देखिए इस तरीके से कुछ मिलेगा, P1 V1 बटे में T1 बराबर P2 V2 बटे में T2, है ना। तो कहने का मतलब कि जब किसी गैस की निश्चित मात्रा, क्या किसी गैस की निश्चित मात्रा जो कि n है को हम अलग अलग अवस्थाओं में लेते हैं और उसी गैस की निश्चित मात्रा को अलग अलग अवस्थाओं में लेते हैं तो जो उनका ये रिलेशन होता है, यानी उसके प्रेशर और वॉल्यूम का गुणनफल उसके टेम्परेचर से जब भाग दिया जाता है तो वो दोनों अवस्थाओं में ही बराबर होता है, यानी कहें तो नियत होता है, नियतांक होता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को, यानी ये वाला इक्वेशन, इसको याद कीजिएगा, इसको सवाल इस पे आते हैं। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ यानी कि संयुक्त गैस नियम, ठीक है, क्या बोलते हैं, संयुक्त गैस नियम या फिर कंबाइंड गैस लॉ। और इसको हम बोलते हैं, ये हमारा है आइडियल गैस इक्वेशन यानी कि आदर्श गैस समीकरण, है ना, आदर्श गैस समीकरण, ठीक है। अब इस पे एक छोटा सा सवाल है, हम सवाल देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन पे है। तो सवाल है, देखिए आपकी बुक में ही दिया गया है, सवाल दिया गया है एट, यहाँ पे हाँ एक चीज आप और देख सकते हैं, यहाँ पे 6 चीजें, 3 और 3 6, यानी किसी गैस के लिए 6 चीजें दी गई हैं, यानी 6 वेरिएबल दिए गए हैं, जिसमें से अगर आपको 5 यानी 5 वेरिएबल समान पता हो तो आप छठे वेरिएबल को आसानी से निकाल सकते हैं ना,
ठीक है, तो देखते हैं, ये देखिए आपकी बुक का ही क्वेश्चन दिया गया है। एट 25 डिग्री सेल्सियस प्रॉब्लम 5.3, ठीक है। एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm ऑफ Hg प्रेशर ए गैस ऑक्यूपाइज 600 ml वॉल्यूम, तो व्हाट विल बी इट्स प्रेशर एट ए हाइट वेयर टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 640 ml। मतलब कह रहा है कि 25 डिग्री टेम्परेचर पर किसी गैस का जो दाब है वो 760 mmHg है, और उसमें उसका जो वॉल्यूम उस समय है वो है 600 ml। कह रहा है कि इसका प्रेशर कितना होगा, कब, जब इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस मतलब हाइट पे इसका प्रेशर, देखिए हाँ, किसी अन्य स्थान पे जहां ताप 10 डिग्री सेल्सियस हो और उसका आयतन 640 ml हो, तब गैस का दाब क्या होगा। यानी गैस का दाब पूछ रहा है, जिसमें देखिए P1 दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस और ये प्रेशर दिया गया है यानी P1 760 mmHg, और साथ में दिया गया है वॉल्यूम दिया गया है कितना 600 ml, ठीक है। और दूसरे वाले के लिए दिया गया है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और साथ में दिया गया है वॉल्यूम 640 ml। तो यहां से प्रेशर निकालना है P2, तो आप इसी समीकरण पे रख के P2 का मान निकाल सकते हैं। और बस वहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डिग्री सेल्सियस में है टेम्परेचर, उसको आप केल्विन में करेंगे तभी वो स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि हमने जो फार्मूले ये सब पढ़े हैं ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे है, ना कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ठीक है। यानी मानक ताप पे है, सामान्य ताप पे नहीं है। तो आप मानक ताप में बदलने के लिए जो टेम्परेचर दिया गया है उसमें आप 273.15 ऐड करेंगे, तब हमको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्राप्त होगा, जहां से आप इस फार्मूले का यूज करके जो प्रेशर पूछ रहा है दूसरे स्थान पे उस गैस का आप निकाल सकते हैं, जो कि इसमें आया हुआ है 676.6 mmHg यानी 676.6 mmHg दिया गया है इसका प्रेशर, ठीक है। तो बात करें, ये पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी, जिसमें हमने एवोगाड्रो लॉ पढ़ा, जिसमें देखा कि वॉल्यूम जो प्रोपोर्शनल होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के यानी पदार्थ की मात्रा यानी गैस की मात्रा के, ठीक है। और दूसरी बात हमने पढ़ी आइडियल गैस इक्वेशन, जिसमें हमने देखा आइडियल गैस इक्वेशन P बराबर nRT, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो ना देखी हो पिछली तो आप हमारी प्लेलिस्ट से जा करके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।